नमस्कार साथियों। अभी जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन और आर्म्स एक्ट का टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में एक सेकंड नंबर पे क्वेश्चन डाला था मैंने सुलेखा और कुलेखा करके, कि सुलेखा की जगह कुलेखा बैठ जाती है डमी कैंडिडेट के रूप में, दोनों के आपराधिक दायित्व की बात की थी। बहुत ही चैलेंजिंग ये प्रश्न था अधिकतर लोगों के लिए, क्योंकि किसी ने भी कंसेप्ट को पढ़ा नहीं। अधिकतर लोग तो मुझे परिभाषा में ही सजा करवा रहे हैं कि धारा 2 एफ के अंदर सर सजा की जाएगी और धारा 10 में जाकर उसकी पेनल्टी क्लोज बता रखी है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने पोल भी रेज किया था कि धारा 2 एफ परिभाषा को बताती है कि अनुचित साधनों की परिभाषा क्या होनी चाहिए। पर साथ में हम बात करते हैं कि अगर 2 एफ परिभाषा बता रखी है तो फिर उसके लिए पेनल्टी क्लोज की क्यों बात करते हो। ये एक्ट इतने पेचीदा तरीके से बना हुआ है कि हमारा थेफ्ट किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के पास चला गया और वो इंस्टीट्यूट का एक टीचर मुझे पहले 1 या 2 बच्चों के थ्रू मेरे से वो क्वेश्चन पूछवाता है कि सर इसका जवाब दे दो, और मैं कहता हूँ मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वीडियो बनाकर इसका जवाब दूंगा। मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करता, मेरे पास वाकई में टाइम नहीं था, मैं कॉपियां चेक करने में व्यस्त था आपकी, और चाहता था कि टाइम बाउंड आपके पास कॉपियां पहुंच जाए और आप अपना स्वयं का आंसर का परीक्षण कर सकें कि किस प्रकार की कॉपियां चेक हो रही है, क्या आप लिख रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसको लेके व्यस्त था। आखिर आज के दिन ही लगभग शाम को मुझे एक कॉल आ गया कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कीजिए। मैंने नाम पूछा कि नाम नहीं बताएंगे सर, पर हाँ इंस्टीट्यूट्स बता सकते हैं कि हम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और ये प्रश्न किसी बच्चे ने पूछा या चैलेंज कर दिया और इसका जवाब देने में कहीं इंस्टीट्यूट के टीचर को भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 नया नया एक्ट है। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं पढ़ाया, ना कोई इसको हाथ लगाने से डर रहा है, क्योंकि एक जो ऑर्डर 12 अप्रैल 2005 का है, वो ऑर्डर की प्रिंट जिसके पास है, जिसको पता है कि इस कंसेप्ट पे 1992 से 2022 में एंट्री मारी है, वो ही उसके ही कंसेप्ट क्लियर है कि क्या होना है क्या नहीं होना। दूसरा चैलेंजिंग पार्ट ये है कि यहाँ सजा दे रखी है 2 एफ के अधीन। जो परिभाषा है 2 एफ, उसको अपराध बनाकर धारा 10 में सजा दे रखी है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग इस एक्ट के क्वेश्चनों को सोल्व करने में दिक्कत फील हो रहे हैं। इसीलिए मैंने पोल रेज किया था और इसी पे मैंने चर्चा की थी। इस प्रश्न को मैं सोल्व करूंगा, उससे पहले हम 2 एफ का कंसेप्ट समझते हैं कि 2 एफ क्या बात करता है। 2 एफ अनुसूचित साधन को परिभाषित करता है कि अनुसूचित साधन क्या होंगे। तो मतलब ये सिर्फ परिभाषा है। जो 26% बच्चे कह रहे थे कि ये परिभाषा नहीं अपराध है, तो वो तो 26% तो वैसे ही गलत हो गए। पर मैं विश्वास करता हूं कि जिन 76% ने इसको अपराध माना, सॉरी परिभाषा माना, वो परिभाषा वालों को में से भी सिर्फ 10% हैं जो आंसर को राइट कर पाए हैं। उन्हीं के कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों अनुचित साधन 2 एफ के लिए सजा बता रखी है और क्यों ये यहां पर परिभाषा मान रहे हैं और वहां सजा क्यों बता रखी है। अब कंसेप्ट को समझना, इतनी मैंने इसलिए थ्योरी बताई कि क्यों ये चैलेंजिंग है और क्यों इस कंसेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है। यहां परिभाषा बता रखी है 2 एफ में अनुचित साधन, तो फिर सजा कहां करेंगे। जनरल रूल उठा के देखेंगे तो आप देखोगे धारा 3 पहला अपराध बताती है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक परीक्षा कहां से लेंगे, शेड्यूल 2 से ले लो आप। शेड्यूल सेकंड क्या बताती है, सार्वजनिक परीक्षा बताती है। और अनुचित साधन कहां से लेंगे, अनुचित साधन के लिए वापस हम परिभाषा में आ जाएंगे कि यहां से अनुचित साधन। तो जो सजा आपको बता रखी है धारा 10 में, वो परिभाषा की सजा नहीं है, वो सजा है अपराधों की। अपराध कौन से, धारा 3 से लेकर धारा 8 तक जो अपराध बता रखे, उन अपराधों की सजा धारा 10 में है। पर कौन अपराध कर रहा है, कौन अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है और किस आधार पर किस व्यक्ति को कितनी सजा देनी है, ये परिभाषा पर डिपेंड करता है। कि यहां पर बता तो दिया इसने, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि किसी ने बता दिया कि सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तो अनुचित साधन का प्रयोग तो 2 व्यक्ति कर सकते हैं।
एक परीक्षार्थी कर सकता है, और एक परीक्षार्थी से भिन्न कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति कर सकता है, पर उस व्यक्ति शब्द के अंदर परीक्षार्थी भी सम्मिलित है। तो जो सजा का प्रोविजन है वो दोनों के लिए अलग अलग किया गया है कि अगर परीक्षार्थी के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है तो धारा 10 के सब क्लोज 1 में उसको सजा दी जाएगी, और किसी व्यक्ति के द्वारा जिसमें परीक्षार्थी भी सम्मिलित है उसके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है तो दफ 2 में सजा दी जाएगी। सजा वाला जो साफ्ती वाला प्रोविजन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई परीक्षार्थी धारा 2F फर्स्ट के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों, लिखा यथा परिभाषित, जैसा 2 फर्स्ट में परिभाषित कर रखा है उसमें अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, मतलब परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो 3 वर्ष तक की सजा। ठीक है, समझ में आ गई बात। पर कोई व्यक्ति करता है जिसमें परीक्षार्थी सम्मिलित है तो फिर सजा के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास वाला प्रोविजन किया है। फिर अंतर कैसे करें सर, दोनों में परीक्षार्थी शब्द सम्मिलित है और क्या आप रामायण हमें समझाए जा रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा। अब समझना कंसेप्ट कि कब परीक्षार्थी को हमें दो सजा की प्रोविजन की बात कर रहा हूं मैं, या दोनों के लिए सजा कर देता हूं। एक को तो 10 के सब क्लोज 1 में सजा बताई गई है, एक को 10 के सब क्लोज 2 में, कि जो भी 2F के 1 में के अधीन अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा उसको 10 के 1 में सजा देंगे, और कोई व्यक्ति करेगा उसको 10 के 2 में। इस व्यक्ति शब्द के अंतर्गत यहां परीक्षार्थी भी सम्मिलित है, तो यहां मैं व्यक्ति और प्लस परीक्षार्थी कर देता हूं। अब इस कंसेप्ट को समझना कितना बढ़िया कंसेप्ट है, और क्यों बड़ी बड़े लोगों का जो इंटेलिजेंट है, जो लीगल के फील्ड में महारत हासिल है, उनके कंसेप्ट को क्यों खराब करता है, ये इसके बारीक पॉइंट को समझो। परीक्षार्थी के द्वारा मैं वो प्रश्न बाद में सोल्व करके बताऊंगा, पहले आप कंसेप्ट समझना। सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है, तो सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा, या तो कोई व्यक्ति ने, व्यक्ति कौन, परीक्षार्थी, समूह कौन, परीक्षा देने वालों का समूह, कि या तो मैं एक एग्जाम रूम में एज ए एग्जामिनी परीक्षार्थी के रूप में बैठा हूं और मैं पेपर में किसी से अपराधिकृत सहायता लेता हूं, या एक साथ हम ग्रुप बनाकर बैठ गए दिलीवर लॉ के बच्चे और हम एक दूसरे से अपराधिकृत सहायता ले रहे हैं, तो दोनों इसमें आ जाएंगे कि किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई इंडिविजुअल या ग्रुप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर किसी भी रूप में, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या किसी भी रूप में रिटर्न में कोई कागज की सहायता से, रिकॉर्डेड कोई ऑडियो की सहायता से, कोई कॉपी, ठीक है, इंग्लिश क्या है इसका, कॉपी की सहायता से, या कोई प्रिंटेड सामग्री की सहायता से अपराधिकृत सहायता लेना। इस सहायता शब्द को अलग निकाल लो, बहुत काम आएगा, कि अपराधिकृत सहायता लेना, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग किया है, आपने उपयोग किया है किसी इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक या गैजेट उपकरण का, सहायता लेना, कि मैं किसी पेपर में बैठा हूं और मैंने पास वाले से कहा यार प्लीज 10 नंबर बता दे, सारा पेपर हो गया, 10 नंबर और बता देगा तू, या 2 नंबर कुलेगा सुलेगा का बता दे यार, थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे। उसने इशारा कर दिया कि भाई 10 2 में कर दे, दोनों को सजा, मेरा काम हो गया, मैंने कर लिया। ये एक परीक्षार्थी ने 10-1 का अपराध किया कि मैंने उससे सहायता ली, यही सहायता मैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी से ले ली या फिर यांत्रिक उपकरण से ले ली, कि मेरे को कहीं पे मैं पानी पीने के नाम से गया, वहां मुझे देखा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पड़ा था, कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर में मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 15 को 999 से गुणा करने वाला जो प्रश्न आया है गणित का, इसको मैं कैलकुलेट यही कर लेता हूं, तो मैंने उस कैलकुलेटर में 15 इंटू 1999 जो भी संख्या थी वो कैलकुलेट करके वो संख्या याद करके आ गया मैं। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, यांत्रिक गैजेट का या किसी गैजेट का यूज किया है एज ए परीक्षार्थी, या मैंने किसी से सहायता ली है, चाहे वो लिखित में कागज पे लिए, या मैंने कोई रिकॉर्डेड बात सुन ली, या मैंने कोई कॉपी थी जिसको मैंने चिट के रूप में छिपा रखा था, या फिर मैंने कोई प्रिंटेड सामग्री के द्वारा कोई चीज पढ़कर सहायता ले ली। तो ये परीक्षार्थी स्वयं कोई अपराध कर रहा है, और वो अपराध एज ए हेल्प के रूप में कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है, कि खुद की हेल्प के रूप में कर रहा है। अब यहां भी परीक्षार्थी और एक व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जा रहा है जिसमें परीक्षार्थी सम्मिलित है।
इसका मैनर समझना, इसमें और 2F1 में और 2F2 में अंतर क्या है। यहाँ प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण, पर्सोनिफिकेशन। बाबूलाल कटारा का केस बताता हूँ, आरपीएससी के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उनका एक भांजा था, तो उन्होंने क्या किया, सेकंड ग्रेड का पेपर को जो प्रिंटेड करने के लिए प्रेस में भेजना था, उसके पेपर को अपने, बाबूलाल कटारा जब आरपीएससी सदस्य थे, उनके पास जिम्मेदारी थी वो पेपर को प्रिंट में भेजने की, और उन्होंने क्या किया, अपने जो भांजे थे उससे कहा कि उस पेपर को के जो प्रश्न है इसको तू एक कॉपी, पेन कॉपी से उतार दे, और उतार के उस व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति को जिसको पेपर लीक करने के लिए भेजा था कि भाई तू पेपर बेच देना मार्केट में, और उस व्यक्ति ने उसको सोने के कड़े, सोने की चीजें गिफ्ट की, जो मामा ने भी की और उस व्यक्ति ने भी की। तो मतलब उसने क्या किया कि अपने हाथों से लिख के प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण किया, उसके बाद उसने उस प्रश्न पत्र को प्रकटन कर दिया, या प्रकटन का प्रयास किया, वो सफल नहीं हुआ, या वो प्रकटन करने का षड्यंत्र कर रहा था। मैं प्लानिंग बना के बैठा था, एपीओ का पेपर आते ही मेरे दिलीवर लो वाले सारे बच्चों को मैं लीक कर दूंगा, ऐसा मैंने षड्यंत्र कर रखा था, कॉन्स्पायरेसी कर रखी थी। अचानक हुआ ये कि उस दिन पेपर नहीं आया और मैं असफल रहा। तो यहां क्या हो जाएगा कि प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण, प्रकटन, प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षड्यंत्र करना, ये कौन कर रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा। या फिर प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीति से उपाप्त करना, कोई भी अनऑथोराइज मैनर में आपने प्रश्न पत्र को उपाप्त किया या उपाप्त करने का प्रयास किया, या फिर आपने उसको पोजीशन में लिया या पोजीशन में लेने का प्रयास किया। अनप्राधिकृत रीति से कि मिलता कब है, जब हम पेपर देने जाते हैं, 10 से 12 का टाइम पेपर का है, 10 से 12 बजे के बीच में हमें पेपर मिलेगा, 12 बजे के बाद खूब मार्केट में सबके पास पेपर होता है, आप आराम से लो। पर आपने 10 बजे से पहले ही उसको अनऑथोराइज मैनर में प्राप्त कर लिया, 9 बजे आपने पेपर खुलते का पेपर दे दो, आधा 1 घंटे पहले, 1 घंटे में तो मैं सारे आंसर सोल्व कर लूंगा और बच्चों को बता दूंगा, अपनी जहां भी मुझे चीटिंग वगैरह करवानी करवा ली। या चलते पेपर में मैंने प्रश्न उस स्कूल से जहां प्रश्न पत्र चल रहा था उससे बाहर पेपर मंगवा लिया, 10 बजे पेपर शुरू हुआ, खुलते ही मैंने कहा एक कॉपी मुझे भेज दो, तुम्हें 10 लाख दे रहा हूं, और बाहर बैठा बैठा मैं उस प्रश्न पत्र से किसी को अंदर चीटिंग करा रहा हूं, बाय ब्लूटूथ हो सकता है, कोई भी अदर मैनर हो सकता है। या फिर अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करना, अनऑथोराइज मैनर में, एक तो आप प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में बैठकर हल करते हो, एक कोई बाहर बैठ के आपका प्रश्न पत्र हल कर रहा है, या फिर हल करने का प्रयास कर रहा है कि मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि हम पेपर लीक करके आपके पास लाएंगे और आप इस प्रश्न पत्र को एपीओ वालों को सोल्व करोगे, और जो आपका सॉल्यूशन होगा वो फिर हम आगे बच्चों को पेपर लीक में जिन्होंने हमें पैसे दिए उन तक पहुंचाऊंगा। तो यह प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीति से हल करना, हल करने का प्रयास करना, या किसी से हल करने में सहायता मांगना, तीनों चीजें इंक्लूड होगी। फोर्थ वाला जो पॉइंट है कि सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, कि कोई परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी है उनकी अनऑथोराइज मैनर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में सहायता करना। तो फिर इसमें परीक्षार्थी कहाँ आया सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं बात करता हूं कि मैं एक परीक्षार्थी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जगह मेरा भाई बैठ जाए जो मेरा हमशक्ल है, सेम सुलेखा और कुलेखा के केस जैसा प्रश्न में था उसके अनुसार। तो मैं क्या करूंगा, परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, या अब दो चीजें यहां समझना। आपका प्रश्न लेके आता हूं, पहले प्रश्न आप पढ़ो कि सुलेखा की जगह कुलेखा बैठ गई और कुलेखा ने पेपर करके सुलेखा को पास करा दिया, सुलेखा और कुलेखा के दायित्व। अब यहां से पढ़ना कि प्रश्न पत्र हल करना, हल करने का प्रयास करना, हल करने में सहायता मांगना। ये सहायता किसने मांगी? सुलेखा ने कहा कि बहन कुलेखा, मैं तेरे लिए इतना सब कुछ करती हूं, तू मेरी बहन है, कृपया जो प्रश्न पत्र आएगा उसको हल कर आ मेरी जगह जाकर परीक्षा केंद्र में। तो उसने अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल किया। किसने किया? कुलेखा ने। सुलेखा ने क्या की? डिमांड की। तो तीसरे पॉइंट के अंदर कौन आ जाएगी? सुलेखा। सुलेखा ने क्या मांगी? सहायता मांगी प्रश्न पत्र हल करने में, या अपराधिकृत रीति से वो प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करती। कैसे करती?
अगर वो ब्लूटूथ लगा के जाती चप्पल में, जैसा रीट के पेपर में हुआ था, या बड़े बड़ी जुल्फे करके जो लड़कियां जाती उन जुल्फों में कहीं उसने ब्लूटूथ लगा लिया होता और कान में वो सेट कर लिया होता, तो वो तीसरे पॉइंट के अंदर कवर हो जाती, वो एग्जामिनी थी। जैसे मैं पेपर में जा रहा हूँ और मैंने क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े बालों को कानों तक ला रखा था और उन कानों में मैंने ब्लूटूथ लगा के पेपर में नकल कर ली तो मैं तीसरे क्लोज में आऊंगा, क्योंकि मैंने अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल किया। भले ही मैं परीक्षार्थी हूं, पर तीसरे क्लोज में मैं आऊंगा क्योंकि मैंने हल किया अपराधिकृत रीति से, हल करने का प्रयास किया। ठीक है, मैंने प्रयास किया ब्लूटूथ से, पर मेरा ब्लूटूथ वहां काम नहीं कर रहा था। मैं यूज करने से उसी इंटेंशन से आया था कि मैं अंदर बैठ के ब्लूटूथ की सहायता से पूरा कर लूंगा, पर कोई कारण से मेरा ब्लूटूथ नहीं चल पाया, तो मैंने हल करने का प्रयास किया। और तीसरा, मैंने हल करने में सहायता मांगी। सहायता किसकी मांगी? मेरी बहन की, जो कुलेखा थी। तो अगर मेरे को सजा करनी होगी, मैं सुलेखा थी, मैंने अपने बहन से पेपर सोल्व करवाया, तो मेरे को परीक्षार्थी के रूप में अगर सजा करनी होगी तो 2F के सेकंड पोर्शन के तीसरे क्लोज के अंदर मेरे को सजा करेंगे। फिर कुलेखा को कहां करेंगे? कुलेखा को 4th पॉइंट में करेंगे कि सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना। कुलेखा ने क्या की? परीक्षार्थी की, किसकी? उसकी बहन सुलेखा की अपराधिकृत रीति से सहायता की, क्योंकि उसकी जगह वो जाकर पेपर में हेल्प करके आई, उसका पेपर सोल्व करके आई। तो सुलेखा के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। धारा 2 के एफ क्लोज में अनुचित साधनों का जो परिभाषा दी गई है, उसके सेकंड क्लोज में व्यक्ति शब्द के अंतर्गत परीक्षार्थी आता है, और उसके तीसरे क्लोज में, लाल पेन से समझना, देखो दोबारा समझाता हूं। सुलेखा का अपराध क्या है कि उसने अपराधिकृत रीति से अपनी बहन से प्रश्न पत्र हल करवाया, हल करवाने का प्रयास किया, या हल करने में सहायता मांगी। उसने क्या मांगी? सहायता मांगी, और उसने सहायता भी मिली, ये सुलेखा ने किया। और कुलेखा का अपराध क्या है? कुलेखा ने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग किया है और परीक्षार्थी को अपराधिकृत रीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है। 3 में सुलेखा और 4 में कुलेखा, दोनों के द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग किया गया। तो अब अंतर समझना कि अगर परीक्षार्थी उपयोग में लेता है सहायता के रूप में किसी कॉपी को, जैसे मैं एक छोटा सा चिट लेके पेपर में बैठ चला गया और मैंने उस चिट की सहायता से कोई एक छोटा सा कागज लेके गया, मैं इंटेंशन के साथ लेके गया कि मैं उसके द्वारा हेल्प करूंगा, मैं उसके द्वारा क्या करूंगा? अपना पेपर सोल्व करूंगा। तो मैंने क्या किया? अपराधिकृत रीति से पेपर सोल्व किया, चिट ले जाना, ठीक है, कागज छोटा है। पर मैं अंदर गया और मुझे जाने के बाद मैंने देखा कि किसी व्यक्ति के पास एक कागज था, और मैंने उससे कहा, यार कॉपी दिखा दे, तेरी कॉपी में क्या आंसर लिख रहा है, और मैंने उससे सहायता मांग ली, और सहायता मांगने पे उसने मेरे को कॉपी दिखा दी। तो मैं परीक्षार्थी हूँ, फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर होऊंगा, क्योंकि मैं इंटेंशनली पहले से जाकर परीक्षा में नहीं बैठा था अपराध करने की इंटेंशन से, पर मैं वहां गया, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, मैंने साथ वाले से हेल्प मांग ली। तो लिखित, अब रिकॉर्डेड कॉपी या प्रिंटेड सामग्री की सहायता से मैंने हेल्प ले ली, सिंपल काम। पर मैं इंटेंशनली गया था, चिट लेके गया था, नकल करने के प्रोविजन से गया था, तो मैंने अपराधिकृत सहायता से प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास किया, या फिर मैंने किसी से अंदर जाकर अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करने की मैं सहायता मांगी, कि मैंने मोबाइल अंदर जाके किसी का मोबाइल लिया और उसकी सहायता से मैं बाहर पेपर लीक वगैरह करवा रहा हूं, ठीक है, पेपर लीक या पेपर सोल्व करवा रहा हूं बाहर किसी बैठे व्यक्ति से, और मेरी जो हेल्प कर रहा है वो 4 के अंदर आएगा कि उसने अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है। बात समझ में आई? पर ये दोनों है परिभाषा, और परिभाषा में ये बताया गया कि परीक्षार्थी के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग कब किया गया, और व्यक्ति के द्वारा, जिसमें परीक्षार्थी भी शामिल है, उसने अनुचित साधनों का उपयोग कब किया। अब आ जाओ अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत 2 चीज आती है, परीक्षार्थी भी आ रहा है और इसके अंदर केवल व्यक्ति भी आ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परीक्षार्थी हो या बिना परीक्षार्थी हो, सार्वजनिक परीक्षा में, सार्वजनिक परीक्षा 2E में जो शेड्यूल बताई गई है, शेड्यूल सेकंड, उसमें बता रखी सभी एग्जामिनेशन सार्वजनिक परीक्षा है।
अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा। अनुचित साधनों का प्रयोग कौन कौन करता है? एक परीक्षार्थी करता है और दूसरा करता है आपका व्यक्ति। इस व्यक्ति शब्द में परीक्षार्थी भी शामिल है। फिर 4 में प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पेपर सोल्व करने लगो तो आपको एक एक चीज क्लियर रहे। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर मैं आपको इन बाकी चीजों को बताता हूं। क्या बात है, प्रश्न सोल्व करते समय एनालिटिकल थिंकिंग पे काम किया करो। मैंने माना कोई प्रश्न मैंने पूछा आपको नहीं आया, साधारण सी बात है, मुझे भी नहीं आता, मैं भी एक इंसान हूं, पर मैं प्रयास करता हूं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। ज्यादा होता है तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे और एक समय के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, प्रश्न सोल्व करने में ज्यादा दिक्कतें होती नहीं। आप भी एक साधारण इंसान हो, आप भी सोल्व करने बैठते हो, आपको भी दिक्कत आती है। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न को 3 बार पढ़ो। अगर वो प्रश्न 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में समझ में नहीं आ रहा, 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो आपके बगल में बेरेक्ट खोल के बैठ जाओ, बेरेक्ट खोल लो आराम से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न जो समस्यात्मक प्रॉब्लम होते हैं, इलस्ट्रेशन बेस होते हैं, उनको सोल्व कैसे करते हैं। सुलेखा एक परीक्षार्थी है, परीक्षा में बैठने वाली सुलेखा है। आरपीएससी के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा, आरपीएससी की परीक्षा 2022 के एक्ट के अधीन दी होगी, ठीक है। अपने स्वयं के स्थान पर, सुलेखा के स्थान पर अपनी बहन कुलेखा को बिठाकर पेपर पास कराती है, मतलब डमी कैंडिडेट, ठीक है, डमी कैंडिडेट बिठा दिया उसने अपनी बहन को। सुलेखा कुलेखा दोनों के आपराधिक दायित्व। मैं इसमें उत्तर लिखने का तरीका नहीं सिखा रहा हूं, अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे एनालिटिकल सोचा जाता है, कि आप बहुत ज्यादा व्यापक रूप से सोच सको, आपकी तर्क शक्ति ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में कैसे बढ़े, उस तरीके पे बात कर रहा हूं। एक सुलेखा लिख दिया मैंने और दूसरा कुलेखा लिखूंगा। अब दायित्व तय करूंगा, ठीक है, दायित्व तय करता हूं। मुझे पता लगा कि सुलेखा ने धारा 2 के, ठीक है, इसको हटा के क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि 2 के एफ के अंदर सेकंड क्लोज के थर्ड वाले पेरा में इसने अपनी बहन से सहायता मांगी कि मेरा प्रश्न पत्र हल करने में अपराधिकृत रूप से बहन कुलेखा तुम मेरी हेल्प करो। यहां पर मैंने इसको कर दिया कि ये इस जगह पर इसने अनुचित साधनों का प्रयोग किया। क्या किया? अनुचित साधन का प्रयोग किया। किसके द्वारा? सुलेखा के द्वारा, जो परीक्षार्थी थी। एक बात तो ये मैंने आपको धारा समझा दी, समझ में आ गई। इसने क्या किया? इसने भी 2F के सेकंड क्लोज के अंतर्गत 4th पॉइंट में जाकर एक व्यक्ति के रूप में हेल्प की। किसकी? परीक्षार्थी की सहायता की, परीक्षार्थी की सहायता अपराधिकृत रीति से। बात समझ में आ गई कि मैंने सुलेखा को कहां सेट किया? सुलेखा को तीसरे में किया और कुलेखा को 4th में किया। आपके सामने सेट किया, जो लैंग्वेज थी बेरेक्ट की उसके आधार पर ही सेट किया। पर ये दोनों तो परिभाषा है, इसके आधार पे मैं सजा नहीं कर सकता, क्योंकि परिभाषा की कभी सजा नहीं होती। सजा हमेशा अपराध की होती है। आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हो तो अपराध 3 से लेके 12 तक बता रखे हैं, वहीं सजा होगी। फिर तो प्रोसीजर और शक्तियां आ जाती है 12 के बाद। तो 3 से 12 के अपराधों में ही सजा होगी, जो हमने 25 में पढ़ी, 26 में पढ़ी, 27 में पढ़ी। तो ये तो दो एफ तो परिभाषा बताती है, परिभाषा की कभी सजा नहीं होती। सजा हमेशा अपराध की होती है। जब आप आर्म्स एक्ट पढ़ोगे और मैं उस पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसके ऐसे क्वेश्चन जो आपको चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम पर होंगे, तब आप वहां सेक्शन लगाओगे 3/25 में, 4/25 में चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो वहां आप अपराध को लोगे 4 को और उसकी पेनल्टी लोगे 25 को, तो 4/25, 3/25। यहां परिभाषा है, अभी अभी अपराध हमने नहीं पकड़ा कि अपराध क्या होगा। डमी कैंडिडेट बिठाया है परीक्षार्थी ने अपनी जगह बहन को। अब मैं बेरेक्ट खोल लिया, मेरा दिमाग ज्यादा काम नहीं कर रहा, मैंने बेरेक्ट खोल लिया, मेरा समझ नहीं आया कहां पर इसको सजा करूं। तीसरा जनरल रूल बताता है कि अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, उसको प्रतिषेध करता है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में, तो कोई भी व्यक्ति में परीक्षार्थी और व्यक्ति दोनों शामिल थे, मतलब कुलेखा और सुलेखा दोनों शामिल थे। सार्वजनिक परीक्षा थी, हाँ सर, आरपीएससी की एपीओ परीक्षा सार्वजनिक परीक्षा है।
हमने शेड्यूल में देखा। अनुचित साधन था, हाँ सर था। 2F के अंदर एक तो सुलेखा और कुलेखा दोनों के 2F के सेकंड क्लोज के अंदर आपराधिक दायित्व आ रहा है। मतलब एक सजा क्लियर होगी कि धारा 3 के अंदर तो दोनों को सजा करनी है। अपराध कहाँ तय हो गया? एक तो धारा 3 का अपराध तय कर दिया हमने, दोनों का ही कर दिया, हाँ सर दोनों ही थी, धारा 3 का अपराध तय कर दिया। आगे बढ़े, धारा 4 देखते हैं। धारा 4 को उठा के देखते हैं कि सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में प्रश्न पत्र को खोलने और वितरण के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय से पूर्व नहीं करेगा। तो यहाँ तो कोई प्राधिकृत ही नहीं है और प्राधिकृत ने भी परीक्षा से पहले नहीं खोला। क्या? सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में प्रश्न पत्र को खोलने और उसका वितरण करने के लिए, मतलब जो परीक्षा कार्य में के संचालन में लगा व्यक्ति है वो नियत समय से पहले नहीं खोलेगा। क्या क्या नहीं करेगा? प्रश्न पत्र को खोलना, प्रकट करना, उपाप्त नहीं करेगा, किसी व्यक्ति परीक्षार्थी को गोपनीय सूचना नहीं देगा। तो यह परीक्षा में लगे हुए किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य नहीं किया, मतलब धारा 4 तो इसके अंदर कवर नहीं हो रही। आगे चल के देखते हैं धारा 5। एक एक धारा से डील करना सिखाऊंगा, इसी प्रकार आप हर प्रश्न को ना, अगर नहीं आता एक बार में आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है कि इस धारा के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो जब तक ये सोचने की क्षमता आपके अंदर सेट नहीं हो जाए, 3 से 4 बार प्रश्न को पढ़ो, एसेंशियल पार्ट निकालो प्रश्न का, उसके बाद आप बेयर एक्ट खोलकर एक एक धारा को देखो कि क्या इस धारा के अंदर पिरो सकते हैं। फिर आपको लगने लगेगा आंसर कैसे सोल्व होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि शहद को चुराना आ सकता है, पर शहद बनाना सीख लोगे तो आपसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है इस दुनिया में। शहद बनाने की कला सीखो, प्रश्न का आंसर सोल्व करने की कला सीखो, एनालिटिकल थिंकिंग, तर्क संगत सोच को बढ़ावा दो कि क्या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। परीक्षा कार्य में न्यस्त या लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन का रोकथाम। तो यहाँ तो कोई परीक्षा के कार्य में लगा हुआ था, एग्जाम के ड्यूटी में, और कर्तव्यों के आधार पर उसको कोई सूचना के लिए वो अनुज्ञात नहीं था और उसने वो जानकारी प्रकट करवाता है नहीं करवाता, मतलब ये तो एग्जाम ड्यूटी वाले लोगों का काम है, तो यहां भी मैं इसको नहीं कर सकता। फिर प्रश्न पत्र, OMR, आंसर शीट, इन पर आपराधिकत कब्जा और प्रकटीकरण। कोई भी व्यक्ति, देखो पढ़ना, कोई भी व्यक्ति, हाँ व्यक्ति में तो सुलेखा कुलेखा शामिल है। प्रश्न पत्रों के वितरण से नियत समय के पूर्व, मतलब सुबह 10 बजे प्रश्न पत्र बनना था तो 10 से पहले नहीं, विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है और अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है कोई सार्वजनिक परीक्षा में। हाँ व्यक्ति के अंदर का सुलेखा कुलेखा आ तो रही थी, पर वो नियत समय से पूर्व तो उसने ऐसा कार्य नहीं किया, ना तो प्रश्न पत्र पर, ना उत्तर पत्रिका पे, ना तो वो प्राप्त की, ना प्राप्त करने में सहायता। ये मैं बात कर रहा है कि आप प्रश्न पत्र को चोरी नहीं करोगे, आंसर सीट को नहीं करोगे, कब्जा नहीं करोगे, इधर उधर नहीं ले जाओगे, या प्रश्न पत्र आंसर सीट से संबंधित कोई सूचना देने का प्रस्ताव नहीं करोगे। तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन पेपर और OMR सीट, इनके संबंधित सूचनाओं को, इनका संबंधित पोजीशन को ये बात कवर कर रहा है, जो हमारा मैटर तो है ही नहीं। फिर अगली धारा देखते हैं, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षार्थी तो हमारे पास एक कुलेखा थी, जो परीक्षार्थी नहीं थी उसने परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं है, ना ही परीक्षा में लगा हुआ है और परीक्षार्थी नहीं है, वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। तो कुलेखा को अधिकार नहीं था, फिर भी वो परीक्षा केंद्र में घुस गई। तो कुलेखा का एक और अपराध समझ में आया कि उसने धारा 7 का भी उल्लंघन किया है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध किया था कि वो एक परीक्षार्थी नहीं है तो प्रवेश नहीं कर सकती, फिर भी प्रवेश करी। गुड, 2 धारा इसके लिए हमने ढूंढ ली। आगे और चलो, परीक्षा केंद्र से भिन्न सार्वजनिक परीक्षा में उपयोग में नहीं लेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे मामले में। धारा 10 में हम दोष सिद्ध कर देंगे, तो दोष सिद्धि के बाद हमें धारा 11 का चर्चा करना है कि कोई परीक्षार्थी जिसको दोष सिद्ध कर दिया धारा 10 में, उसको 2 साल के लिए डिबायर कर दिया जाएगा। ये कोई अपराध नहीं है, पहली बात, ये अपराध नहीं है। ये क्या है? अपराध के कारण जो निरहरता आती है, अपराध के कारण निरहरता आती है, वो निरहरता है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर धारा 11 का अपराध किया। अरे भाई, धारा 11 में डिस्क्वालिफिकेशन है। कुछ बच्चे तो इतने शातिर हैं, वो सोचते हैं कि वो कोई APO का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम, और लिख देते हैं सर 2022 के एक्ट के अधीन दोष सिद्ध किया जाएगा। भाई इतना बड़ा एक्ट है, इतनी धाराएं,
मुझे एग्जैक्ट प्रोविजन बताओ, मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत किया करो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने एग्जामिनर के साथ भी, एपीओ में आरपीएससी के एग्जामिनर्स को भी बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया तो वो शायद हो आधा एक नंबर दे जाता, आपको प्रसन्न होगी कि आपने इतना बड़ा उत्तर लिखा, भले आप एग्जैक्ट चीज पर नहीं पहुंच पाए। जैसे आप धारा 10 तो लिखते ही लिखते, क्योंकि सजा का क्लोज एक ही है, सेक्शन 10, तो उस सजा के आधार पर भी आपको आधा एक नंबर दे रहा होता। पर अगर वो ए से अगर उनको बेवकूफ़ बनाने वाले स्टेटमेंट लिखते हो कि इस अधिनियम के अधीन उसको दोष सिद्ध किया जाएगा, तो वो गुस्सा खा के आपको वो आधा नंबर भी नहीं दे के जाएगा। तो एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कभी मत करना। ठीक है सर, आपराधिक दायित्व तय हो गया, क्या करें? और हाँ, यहां पर हम कुलेखा का एक दायित्व और तय करके आए, उसकी धारा 11 में निर्भरता और दिखानी है। सजा कहां करूंगा? साफ्ती लगाता हूं तो साफ्ती के लिए कहां जाना होगा? धारा 10 के 2F के सेकंड में हुआ है तो धारा 10 के सेकंड में साफ्ती लगाऊंगा, और इस पर भी साफ्ती कहां लगाऊंगा? धारा 10 के सेकंड में। आंसर क्या होगा कि सुलेखा के द्वारा, देखो आंसर क्या होगा, मैं लिखने का मैनर अलग हो सकता है, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। सुलेखा के द्वारा धारा 2 के एफ के अंदर सेकंड क्लोज के थर्ड पॉइंट में परीक्षार्थी के रूप में अनुचित साधनों, परीक्षार्थी के रूप में प्रश्न पत्र को हल करने में बहन कुलेखा से सहायता मांगी है, जो 2F के सेकंड के थर्ड क्लोज के अंदर अनुचित साधनों का उपयोग के अंतर्गत आता है। इसलिए सुलेखा को धारा 3 के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाएगा, और धारा 10 के क्लोज सेकंड के अंदर साफ्ती 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख से 10 करोड़ जुर्माना से दोष सिद्ध किया जाएगा। दोष सिद्धि के कारण वो 2 वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से निर्हरित की जाएगी धारा 11 के अनुसार। कुलेखा का दायित्व, कुलेखा ने भी अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, कहां पर? धारा 2 के एफ के सेकंड के फोर्थ क्लोज में, इसलिए उसको धारा 3 के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के अपराध की दोषी है। साथ ही सार्वजनिक परीक्षार्थी नहीं होते हुए भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया है, इसलिए धारा 7 के अंदर भी अपराध की दोषी, और धारा 10(2) के अंदर उसको सजा की जाएगी। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा कई बच्चों का, पर एक बात जरूर है कि इस प्रश्न को सोल्व करने का जो मैंने ये बात बताई, तो कहीं लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग पैदा हुई होगी कि हाँ, ऐसे भी किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढा जा सकता है। ये है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑप्शन काटने की जो तरीका होता है, वैसा ही वैसा है कि मैंने सारी धाराएं क्रॉस चेक कर ली कि किस धारा के अंदर हमारी अपराधी आ रही है, नहीं आ रही, तो सारी धारा कट गई। जो धाराएं नहीं कटी, जिसके अंदर हमारा परीक्षार्थी सुलेखा आ रही थी और उसके बहन कुलेखा आ रही थी, वो धारा मैंने लगाकर उसको सजा कर दी। ये आंसर सोल्व करने का एक ऑप्शन काटने वाला तरीका है। जब तक आप दक्ष नहीं हो जाते, एक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, तब तक ये तरीका फॉलो कर सकते हो। आंसर आना, सोच को डेवलप करना बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आप याद करोगे तो आपकी उंगलियों पे कंसेप्ट हो जाएंगे। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि जिसको जो मेरे से ये 4-5 दिन से डिमांड कर रहे थे, सब लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। मेरी किसी भी संस्था से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है और सोल्व करने में दिक्कत आती है। मैंने आपको करेज करने के लिए बोला था कि आप जो समस्या फील कर रहे हो वो बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं, जो लगातार एक लो में हर व्यक्ति दक्ष नहीं होता। मैं भी सीखता हूँ, रोज मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक पढूं और कंसेप्ट को क्लियर करूं, तभी आप लोगों के बीच में आऊं। तो आप अनुचित साधन को समझ गए होंगे, ये परिभाषा है। सजा के लिए आपको अपराध में जाना होगा। अपराध धारा 3 से लेकर 8 तक दे रखे हैं और सजा उनके लिए धारा 10 में है। पर धारा 10 अनुचित साधनों को 2 भागों में बांटकर सजा करती है कि 2F फर्स्ट के अंदर परीक्षार्थी ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है तो कम सजा करेंगे, और परीक्षार्थी को शामिल करते हुए किसी अन्य व्यक्ति ने किया है तो उसको ज्यादा सजा करेंगे। इसलिए परिभाषा के लिए वहां साफ्ती का प्रोविजन किया गया कि इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति ने अपराध किया तो 10(1) में, और कोई व्यक्ति जिसमें परीक्षार्थी सम्मिलित है उसने अपराध किया तो 10(2) में। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं सभी के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे।